Hello and welcome to my channel. My name is Satvik Dahiya and today we are discussing about the topic prediction DITFFT and DIFFT of the digital signal processing with an introduction to fast Fourier transform or FFT. This powerful mathematical tool helps us to understand the frequency components of the signal, and it is used in a wide range of applications like audio processing and image comprehension. So let's get started. The FFT is an algorithm that computes the discrete Fourier transform of a sequence or its inverse in a much more efficient manner. So it is clear from its name, fast Fourier transform. First of all, I am making this video for your exam, so we will not crack the algorithm. इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, आपको एक ही बार में DIT-FFT और DIF-FFT एक ही बार में समझ में आ जाएगा. In Redis to FFT, it has two types. डेस्टिनेशन इन टाइम एंड डेस्टिनेशन इन फ्रीक्वेंसी. आगे बढ़ते हैं तो स्टेजेस की तरफ. स्टेजेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला और 8 पॉइंट के लिए हमारे पास ये 3 स्टेजेस हैं और 4 पॉइंट के लिए हमारे पास 2 स्टेजेस होते हैं. तो यहाँ पे हमने सिग्नल का टाइम डोमेन वाला पार्ट और फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट लिखा हुआ है. बेसिकली हमें इन दोनों को एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में और टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में. इसके बाद जब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम DIT-FFT की बात करते हैं तब हम इस टाइम डोमेन वाले पार्ट में कुछ चेंजेस करते हैं. आइए देखते हैं वो चेंजेस क्या होते हैं. तो ये 8 पॉइंट FFT के लिए बिट रिवर्सल टेबल. समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बना दिए हैं, इंडेक्स, बाइनरी, रिवर्सल और रिवर्स इंडेक्स. तो सबसे पहले 2 कॉलम में हमने 0 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ लिख दी हैं और उसकी बाइनरी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं. दूसरे कॉलम में हमने उनकी बाइनरी वैल्यूज़ को मिरर करके लिख दिया है और उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी हमने वो रिवर्स इंडेक्स टेबल में लिख दी हैं. तो और यहाँ पे देखिए कोई भी सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होता है तो हमने उसको जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पर उसकी पोजीशन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है. इसलिए यहाँ पे x 0 से स्टार्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि 8 पॉइंट FFT में आपने 8 तक बाइनरी वैल्यूज लिख दी, 0 to 7 लिखना है. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ बटरफ्लाई डायग्राम की तरफ. तो पे सबसे पहले 2 पॉइंट FFT के लिए बटरफ्लाई डायग्राम बनाया हुआ है. इसको फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेज फर्स्ट, जहाँ पे हमने ये 2 लाइंस खींची हुई हैं उनमें उन दोनों के बीच में एक क्रॉस लगा दिया है और उनमें एक इनपुट, 2 इनपुट और 2 आउटपुट दे दिए हैं. और इनपुट का नाम हमने x0 और x1 दिया हुआ है और आउटपुट का नाम हमने p0 और p1 दिया हुआ है. और यहाँ पे हमेशा नीचे की साइड माइनस होता है और हमेशा ऊपर की साइड प्लस होता है. तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ये एरो ऊपर की साइड जाती है तो ये हमेशा पहले वाले जो ऊपर वाली लाइन का जो एलिमेंट होता है उससे सेकंड वाला एलिमेंट प्लस हो जाता है और साथ में ये टोटल फैक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे वाले एलिमेंट में. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. वैसे तो W20 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर तो लिखते नहीं हैं, मगर ये हमेशा होता है. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 पॉइंट FFT के बटरफ्लाई डायग्राम की तरफ. इसको हम इसमें स्टेज 1 दोनों साथ में, स्टेज 2 साथ में होती है. फर्स्ट स्टेज में हमने 2 बार 2 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम को सॉल्व किया हुआ है और इसके जो इनपुट हैं वो बिट रिवर्सल के फॉर्म में है, जो जैसे कि मैंने उस टेबल में बताया था. और इसके आउटपुट को हमने कुछ ना कुछ नाम देने के लिए Q0 to Q3 नाम दे दिया है. इसमें हम स्टेज 1 में सेम इसकी तरह सॉल्व करेंगे. इसको इसमें प्लस करके ये टोटल फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा. इसमें फिर सेकेंड लाइन में इसका पहले एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट माइनस हो जाता है और इसमें कोई भी फॉर्मूला या टोटल फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होता. इसके बाद देखते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेज में इनको ये 2 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम को 2 बार सॉल्व किया. उसके बाद सेकेंड स्टेज में हमने इस तरीके से 4 लाइनों में क्रॉस बनाया हुआ है. इसमें भी सेम इसी की तरह ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये इनके जो 2 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम का जो आउटपुट आया है हमने उसको नाम दे दिया है P0 to P3. हमने अब इसके बाद लिखना है इसके सेकेंड स्टेज के इनपुट ये होगी P0 to P3 और इसके आउटपुट को हम दे देंगे Q0 to Q3. तो हमें देखना है कि अगर हमें Q0 निकालना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा P0. ये पॉइंट कहाँ से रहा है, हमने यहाँ पे P0 लिख दिया. उसके बाद ये जो एरो कहाँ से आ रही है, P2 से, तो इसके बाद P2 लिख दिया. और इसमें हमेशा यहाँ पर ये टोटल फैक्टर वाले फॉर्मूले में ω40 का मल्टीप्लाई होता है और ω40 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए उसे हम लिखते नहीं हैं. तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का वो P0 प्लस P2 हो जाएगा. और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो Q0 का जो आउटपुट होगा उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले P1 आ रहा है, उसके बाद
ये जो एरो है वो P3 की एरो है और उसमें ये ओमेगा 4 वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओमेगा 4 1 की वैल्यू होती है -j, तो हमने यहाँ पे -j लिख दिया है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी एरो ऊपर जाएगा उसमें टोटल फैक्टर वाले फॉर्मूले का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि नीचे वाले एलिमेंट के साथ होता है, जो P3 में हुआ है मल्टीप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 पॉइंट के बटरफ्लाई डायग्राम की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने इनपुट को बिट रिवर्सल के फॉर्म में लिख दिया था, जो जैसे कि मैंने पहले टेबल में बताया था। और इसमें 3 स्टेजेस में सॉल्व होता है। अगर आपको स्टेजेस कहाँ से आती हैं, कैसे सॉल्व होती हैं, वो सब देखना है तो ये है टोटल फैक्टर का फॉर्मूला। और n = 8 के लिए यहाँ पे ये टोटल फैक्टर का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने स्टेज काउंट की हैं। स्टेज में ये टोटल फैक्टर का फॉर्मूला है और इसमें ये केस के की हेल्प से हम स्टेजेस को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेरा मतलब है। तो ये के का फॉर्मूला है k = N T/2 का फॉर्मूला है। और ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे हमें 2 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम को 4 बार सॉल्व करना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में हमको 4 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम को 2 बार सॉल्व करना होगा। और उसके बाद थर्ड स्टेज में हम इससे पहले की तरफ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे भी जितने भी ये ओमेगा की वैल्यूज़ हैं वो टोटल फैक्टर के फॉर्मूले और यूलर के फॉर्मूले से सॉल्व होती हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं सबको सॉल्व कर किया हुआ है। और एग्ज़ाम में हमारे पास कैलकुलेटर रहेगा तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। ये सारी टोटल फैक्टर की इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप चाहो तो इन सारी वैल्यूज़ को याद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। और अगर आपको निकालना है तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला रखा, इसमें n की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो ये 1 आ गया यहाँ पे। और ओमेगा 4 1 में यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये cos π/2 आ गया। और cos π/2 की वैल्यू होती है 1 और sin π/2 की वैल्यू भी होती है 1, तो यहाँ पे -j आ गया। इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे ओमेगा 1 निकालना है हमें, तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू 8 है। तो cos π/4 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो 1/2। तो ऐसे टोटल फैक्टर की हेल्प से कैलकुलेशन होती है। मैं आगे और ओमेगा 2 की कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है -j 2π इंटू n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे है कैपिटल N की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे π/2 आएगा। और ये आता है हमारा यूलर्स फॉर्मूले से, जो कि होता है cos थीटा - j sin थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/2 - j sin π/2। तो यहाँ पे cos π/2 की वैल्यू होती है 1 और sin π/2 की वैल्यू भी होती है 1, तो यहाँ पे -j बचेगा सिर्फ, तो ये -j लिखा हुआ है। इसके बाद चलिए हम ओमेगा 3 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये उसका फॉर्मूला होता है टोटल फैक्टर का। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है और कैपिटल N की वैल्यू है 8, तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ पे आ रहा है cos 3π/4 और -j sin 3π/4। तो यहाँ पे cos 3/4 की वैल्यू होती है -1/√2 -j sin 3/4 की वैल्यू भी होती है 1/√2 होती है। तो चलिए इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं। -1/√2 इसकी वैल्यू होती है -0.707। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से ये सारी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको याद रहना चाहिए। आप तो ये सारी वैल्यूज़ को याद भी कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यूज़ को। तो देखिए मैं इसको एक बार और बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि इसका इनपुट क्या होगा। इसका इनपुट है ये Q3, तो हम यहाँ पे Q3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखना है कि ये एरो कहाँ से रहा है। ये आ रहा है Q7 से, तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि एरो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे Q7 लिखना है। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 की वैल्यू मैंने अभी देखी -0.707 -j 0.707। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। और यहाँ पे जैसे x2 में मैंने खाली छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है। ये है Q2 जो कि हमारा स्टेज 2 का आउटपुट है। और
ये ये एरो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है Q6 से, तो हमें यहाँ पे लिखना है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा 8 2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा 8 2, और ओमेगा 8 2 की वैल्यू होती है -j। ये देखिए, तो ये इस प्रकार से सॉल्व होता है, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये है एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल। यहाँ पे एक इनपुट सीक्वेंस दिया है टाइम डोमेन का, यहाँ पे ये 0 की वैल्यू है, तो हमने इस प्रकार से इसका गिवन डाटा लिख दिया, n=8 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस का ये जो फॉर्मूला होता है उससे हमें स्टेजेस निकालनी है, 3 स्टेजेस हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अगर हमको एग्जाम में लिखना हो तो हम सबसे पहले स्टेज 1 में 4 बटरफ्लाई डायग्राम को सॉल्व कर लेंगे। फटाफट सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो हमें अपने आंसर को लेंदी बनाने के लिए, और इससे कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगी, हम सबसे पहले स्टेज 1 में 2 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम को 4 बार सॉल्व करेंगे, और इसके जो इनपुट होंगे वो बिट रिवर्सल फॉर्म में होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा माइनस होता है, यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, यहाँ पे ओमेगा 2 0 का मल्टीप्लाई होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि x(2) की वैल्यू कितनी है, जो कि यहाँ पे दे रखी है 1, और x(6) की वैल्यू है यहाँ पे x(6) की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके आउटपुट को हम नाम दे देते हैं P2 और P3, और इस प्रकार से हम लिख देते हैं x(2) प्लस x(6) इंटू ओमेगा 2 0, और यहाँ पे x(2) हमेशा याद रखना है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाला एलिमेंट होता है, वो सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस, तो माइनस x(6), और चलिए इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। x(2) 1 है यहाँ पे, प्लस x(6) भी 1 है, और ओमेगा 2 0 की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, तो ये मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2। इस प्रकार से यहाँ पे x(2) की वैल्यू 1 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये हो गया अपना P3 का वैल्यू। इसके बाद की 2 बटरफ्लाई डायग्राम में मैं पहले से ही सॉल्व करके रखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में हम 4 पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम को 2 बार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करना है जहाँ पे जो स्टेज 1 का जो आउटपुट था वो हमारा स्टेज 2 का इनपुट होगा। तो मैंने ये लिख दिया है P0 to P7, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे P0 आ रहा है। P0 के साथ यहाँ पे देखना है ये एरो कहाँ से आ रही है, ये आ रही है P2 से, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि एरो ऊपर की साइड जा रही है P2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा 4 0 का। ओमेगा 4 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, और P0 और P2 की वैल्यू में देख लेता हूँ फटाफट से। 2 + 3 और ओमेगा 4 0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 5। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमने देखना है कि इसका नेक्स्ट लाइन का हम आउटपुट का नाम रखते हैं Q1 में देखना है कि लाइन कहाँ से रही, कि आ रही P1 से, सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जो ये एरो है ये कहाँ से आ रहा है, वो हमारा आ रहा है P3 से, यहाँ पे P3 लिख दिया, और P3 के साथ में यहाँ पे ओमेगा 4 1 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ये ओमेगा 4 1 तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे P1 की वैल्यू है हमारे पास -1, और P3 की वैल्यू है हमारे पास 0, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ओमेगा 4 1 की वैल्यू होती है -j। अगर आपको ये कैलकुलेशन ना भी बने तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखना है कि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इसका आउटपुट का नाम देते थे Q2। ये पॉइंट आ रहा है P0 से, P0, और ये एरो नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे है P2। यहाँ पे जब भी लाइन नीचे आती है तो वहाँ पे कोई भी फॉर्मूले का मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसका P0 का हम वैल्यूज लिख देते हैं 3, और P2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने फटाफट से ये वाली बटरफ्लाई की भी कैलकुलेशन निकालनी है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि क्या कैलकुलेट किया हमने कुछ नहीं किया। जो स्टेज 1 का जो आउटपुट था, जिससे हमें P की सारी वैल्यूज़ निकली थी, वो हमने इसके इनपुट में डाल दिया, और जो नया आउटपुट है उनको हमने Q0 से लेके Q7 तक नाम दे दिया, और उसमें जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो हमने कर दी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेज 3 की तरफ, जहाँ पे जो स्टेज 2 के जो आउटपुट्स यहाँ पे आए हैं वो हमारे स्टेज 3 के इनपुट होंगे। स्टेज 3 में सबसे पहले यहाँ पे 8 लाइनें खींच लेनी इस प्रकार से, और जो स्टेज 2 के इनपुट वो आउटपुट आए थे उसको हम यहाँ इसके इनपुट में लिख देंगे, और जो इसके आउटपुट रहेंगे वो अब PQ के फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो अब हम इसका फाइनल आउटपुट रहेगा इसका, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे।
इसके जो आउटपुट रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे एक्स ऑफ के की वैल्यूज़, मतलब कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़। यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एरो कैसी लगानी है। हमें यहाँ पे देखना है कि ये वाले पॉइंट से देखना है कि ये वाले पॉइंट से 4 लाइन को छोड़ के हमको एक लाइन बना देनी है इस प्रकार से। इसको यहाँ पे मिला देना है। फिर ये वाले पॉइंट से हमें इस वाली लाइन को मिला देना है, ये वाले पॉइंट से इस वाली लाइन को, ये वाले पॉइंट से इस वाली लाइन को। इसी प्रकार से इसको ऊपर के साइड भी कर देना है, 4 लाइन को छोड़ के, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइन को छोड़ के। इसके बाद ये वाली को यहाँ पे मिला देना है, इस वाली लाइन को यहाँ पे, इस वाली लाइन को यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये वाले नीचे की चार लाइन से यहाँ पे फॉर्मूले लिख देने हैं। यहाँ पे होता है ओमेगा 8 3, यहाँ पे होता है ओमेगा 8 2, यहाँ पे होता है ओमेगा 8 1, और यहाँ पे होता है ओमेगा 8 0। और फटाफट से इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगी मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखना है एक्स ज़ीरो में ये लाइन आ कहाँ से रही, ये आ रही है Q0 से, तो Q0 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है, यहाँ पे देखना है Q4 से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऊपर जा रही लाइन इसलिए। तो Q4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा 8 0 का। फटाफट से इनकी वैल्यूज लिख देते हैं हम स्टेज 2 की आउटपुट को देख के। तो मैंने सॉल्व करके लिख दिया है Q0 और Q4 की वैल्यू। इसके बाद हमें x1 को भी सॉल्व करना है। x1 में हमको देखना है कि ये जो एरो है वो कहाँ से आ रही है, ये आ रही है Q1 से, और ये वाला एरो आ रहा है Q5 से, और यहाँ पे ओमेगा 8 1 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है Q5 के साथ में। तो फटाफट इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम स्टेज 2 से देख के। तो Q1 की वैल्यू थी हमारे पास -1, और Q5 की वैल्यू थी हमारे पास 3। Q5 की वैल्यू थी 3, और ओमेगा 8 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.707 -j 0.707। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ से। तो चलिए हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हम कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके यहाँ पे लिख दी है। आपको बस कैलकुलेटर में ये याद रखनी है कि आपको कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करनी है, तो ही इसकी वैल्यू आएगी, नहीं तो एरर आ जाएगा आपका। तो ये सारी वैल्यूज़ भी मैं फटाफट से सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसका जो आंसर्स आए हैं, ये इसके फाइनल आंसर हो गए। ये एक्स ऑफ के की वैल्यू से ये मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है। तो ये फाइनल आंसर होगा। अगर आप एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको सारे फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। कि DIT FFT में हमने टाइम डोमेन वाले पार्ट में बिट रिवर्सल में कुछ चेंजेस किया था, उसके इनपुट को बिट रिवर्सल में कर दिया था। इसी प्रकार से हम DIF FFT में इसका जो इनपुट सीक्वेंस रहेगा वो रेगुलर फॉर्म में रहेगा 0 to 7, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट रहेगा, मतलब कि जो इसका आउटपुट रहेगा वो बिट रिवर्सल के फॉर्म में रहेगा। ये देखिए, जो इसका जो फॉर्म नहीं, ये इसका सीक्वेंस इस फॉर्म में रहेगा, और जो आंसर रहेगा वो हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है, और जो इसका इनपुट है वो से रेगुलर सीक्वेंस में रहेगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें भी जो ओमेगा की कैलकुलेशंस रहती हैं, बाकी सारी कैलकुलेशंस रहती हैं वो सेम रहती हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं। और अगर आपको ये सारी कैलकुलेशंस और ये सारे फार्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, अगर आपको वो भी सीखना है तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं भी उसके लिए भी फुल वीडियो बना दूंगा। और ये कुछ नोट्स हैं इस FFT एल्गोरिथम के लिए, तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बता देता हूँ। और ये अगर आपको ये टोटल फैक्टर के सारे फार्मूलेस अगर ड्राइव कैसे करने हैं, इसके ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आती हैं, प्रूफ कैसे होती हैं, वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा अगर आप कमेंट करोगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, वीडियो को पॉज करके।
ये है FFT का, ये सब है, ये पूरी जो कैलकुलेशन थी ये इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन थी। जो मैंने आपको ये बटरफ्लाई डायग्राम बताया, ये मैंने आपको काफ़ी सिंपल करने के लिए बताया कि ये इसको हम रेगुलर कर देंगे, इसको बिट रिवर्सल में कर देंगे। ये अगर आता कैसे है वो आपको देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ DIF FFT। इसमें भी जो सारे फार्मूलेस होते हैं और जो सारी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब कुछ सेम होती हैं, बस इसमें जो DIT FFT से कुछ डिफरेंस है वो ये है कि हमने DIT FFT में टाइम डोमेन वाले पार्ट में चेंजेस किया था। इस बार हमें इस फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले पार्ट में, यानी कि इसके आउटपुट में चेंजेस करना रहता है। यानी कि हमने जो इसका आउटपुट का जो सीक्वेंस है वो इस बार बिट रिवर्सल के फॉर्म में रहेगा, और जो इसका इनपुट का सीक्वेंस है वो रेगुलर फॉर्म में रहेगा 0 to 7। तो DIF FFT भी 3 स्टेजेस और 3 स्टेप्स में सॉल्व होता है। तो इसमें जो बाकी के फॉर्मूलेस हैं, बाकी कैलकुलेशंस हैं, वो सब कुछ सेम रहेंगी। तो एक बार मैं बता देता हूँ किस में कैसे सॉल्व होगा। तो इस वाले पॉइंट के निकालने के लिए हमें इसका हम नाम दे देते हैं P0। तो इसमें हमें देखना है कि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है x0 से, तो यहाँ पे लिख देंगे x0। और जो एरो ऊपर की साइड जा रही है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद ये देखना है कि एरो कहाँ से आ रही है। ये आ रही है x4 से, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ω80 का। इसमें बाकी सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम है। लास्ट स्टेज में थर्ड स्टेज में हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाएगा, और वो उसका आंसर भी हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बटरफ्लाई डायग्राम का, और इसको सॉल्व कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे निकालना है, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो आप एक बार अपने से खुद से कोई क्वेश्चन निकाल के इसको सॉल्व करके देखिए, और सेम कुछ इसी तरीके से हम दोनों का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वो टॉपिक भी फ्यूचर में आएगा। बस हमें इनका इनपुट और आउटपुट का सीक्वेंस चेंज करना रहता है, और थोड़ा कुछ फार्मूला को यूज़ करना रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो फ्यूचर में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।